नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोरोना केस कम होने पर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपए तक जुर्माना लिया जाता था। रायपुर नगर निगम ने पिछले 2 सालों में मास्क नहीं पहनने वालों से 80 लाख से ज्यादा रुपए की पेनल्टी वसूली की है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में लोगों से 50 और 100 रुपए तक जुर्माना वसूला जाता था। 1 मार्च 2020 से 19 फरवरी 2022 तक 10,04,000 वसूली की कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 13 अप्रैल को रायपुर से विमान द्वारा रवाना होकर दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर, नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में अमलेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर मुलाकात की और उनका आभार जताया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सीमा से लगे दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत अमलेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ग्रामीणों ने मुलाकात के दौरान उनकी पहल पर क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग की शीघ्रता से पूरा होने पर भरपूर खुशी का इजहार किया। अगली खबर जांजगीर चांपा जिले से, जहां ओपन स्कूल की 10वीं की परीक्षा में अपने भाई की जगह दूसरा भाई परीक्षा दे रहा था। पूरा मामला शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला का है। परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम मुन्ना भाई है, जो मास्क पहनकर परीक्षा दे रहा था। मुन्ना भाई को केंद्राध्यक्ष की शिकायत के बाद जांजगीर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। राज्य ओपन स्कूल का परीक्षा हिंदी विषय का चल रहा था और उसमें एक छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई अपने छोटे भाई शंकर दास मानिकपुरी के स्थान पर काशी दास मानिकपुरी बैठ गया था। तो फोटो मिलान किए, तब उनके मास्क को निकलवाए और साथ देखे तो वो छात्र वही नहीं था। वो शंकर दास मानिकपुरी नहीं था, वो काशीदास मानिकपुरी था। अंततः उस बच्चे ने अपने मुंह में भी कबूल किया और लिख कर भी कथन भी दिया कि मेरे भाई बीमार है, इसलिए मैं परीक्षा देने आया हूँ। सूरजपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर रहे, जहां माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज द्वारा आयोजित माता कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। जहां माता कर्मा की पूजा कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही साहू समाज के कार्यक्रम में जिले वासियों को संबोधित भी किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश वासियों को माता कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। आज हम उसका जयंती मना रहे हैं। तो किसानों को, अन्नदाताओं को, ये अन्नदाताओं का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है और इसीलिए
आदिवासियों जो 7 प्रकार के लघु उपज खरीदी करते थे, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदते हैं, उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। पूरे देश में देश का 74% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। उससे पैसा हमारे तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से, मध्य प्रदेश में 2500 है, हमारे यहाँ 4000 प्रति मानक बोरा दर। तो उन आदिवासियों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम, गौ माता की जय तो बोलते हैं, सेवा करने का काम कोई नहीं करता। छत्तीसगढ़ सरकार 8,000 गौठान बना चुके हैं और उसके माध्यम से गोबर खरीदी भी काम हो रहा है। 2 रुपये किलो के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज तक 65 लाख क्विंटल हम गोबर खरीदे, 130 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुका है। कोरिया में छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े के इकलौते पुत्र के आकस्मिक निधन की 13वीं कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए। पीछे हो जाओ पीछे। परिवार के सदस्य के हिसाब से भैयालाल के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत ही सरल स्वभाव का, मिलनसार स्वभाव का, बहुत जल्दी मिलने वाला और बहुत बड़ी त्रासदी हुई है भैयालाल के परिवार और उसके युवा पुत्र का जाना बहुत ही दुखद भी है। अंबिकापुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बतौली जनपद के घुटरापारा और महेशपुर गौठान का निरीक्षण किया। ये गौठान तृतीय चरण में रीपा गौठान की रूप में नए चिन्हांकित 23 गौठानों में से है। कलेक्टर झा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौठान में ज्यादा से ज्यादा आजीविका गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरपंच, सचिव और ग्रामीणों से पेंशन, राशन, वनाधिकार पत्र, राजस्व संबंधी समस्याओं के बारे में पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत वैसे तो राजनीतिक जीवन में कईयों के गुरु हैं, लेकिन इस वक्त वह मरने से पहले एक बार राज्यसभा में जाना चाहते हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष ने यह इच्छा खुद जाहिर की है। इसके साथ ही सभी फैसले पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। उनके राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव और संयमित व्यवहार को देखते हुए उन्हें वरिष्ठ कांग्रेसियों की श्रेणी में कई दिग्गजों से आगे खड़े होने का मौका मिलता है। ऐसे में उनका ये कहना कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। हालांकि इन दिनों कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किसी बूढ़े घोड़े पर दांव लगाना भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि शायद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बड़ी ही विनम्रता से इच्छा जाहिर की और पार्टी हाईकमान पर निर्णय छोड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के इस दिग्गज नेता को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा या नहीं। नहीं, देखिए, राज्यसभा का निर्णय तो हमारे हाईकमान के द्वारा किया जाता है। वो जिसको चाहेंगे भेज सकते हैं। ये तो मेरी अंतिम इच्छा बताई थी मैंने कि कम से कम मरने से पहले एक बार राज्यसभा में जाऊँ। वो आज जाऊँ या कल जाऊँ, कब जाऊँ अलग बात है,
सभी जगह काम कर लिया है, तो एक शौक होता है लोगों का कि राज्यसभा में भी जाए, बाकी ऐसी कोई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अंबिकापुर दौरे के दौरान पत्रकारों से खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नगर पालिका और वार्ड पार्षद की चुनाव में खैरागढ़ को जिला बनाने की बात करते हैं, ये हार का डर है और घबराहट में खैरागढ़ को जिला तहसील महाविद्यालय सहित न जाने क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदान जारी है, रुझान भाजपा की ओर है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और उपचुनाव में जीत भाजपा को मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि उपचुनाव में गुंडागर्दी की जा रही है, रात भर ट्रकों में साड़ी कपड़ा बांटे जा रहे हैं, भाजपा विधायक को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा था, किसी भी कार्यकर्ता को पोलिंग बूथ पर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। झगड़े में सरगुजा को वृष्टि छाया एरिया में आ गया है और वृष्टि छाया में ये आ गया है कि आपस के गुटबाजी में और जिस प्रकार का तालमेल का अभाव दिख रहा है, जब पूरे के पूरे विभाग को उपेक्षित कर दिया गया, मंत्री को उपेक्षित कर दिया गया और उसका बदला सरगुजा संभाग से भी लिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आप लड़ो जितना लड़ना है, हमारी तरफ से लड़ना चाहिए, मगर सरगुजा के लोगों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। सर, खैरागढ़ को जिला बनाने, मैं बता रहा हूँ ना, 6 महीने पहले नगर पालिका चुनाव के वार्ड पार्षद के चुनाव में जिला बनाने की बात बोल चुका है। ये तो हर जगह जाके कुछ ना कुछ घोषणा करता रहता है और इन्हें हार का इतना बड़ा डर कि उसको घबराहट में जिला तहसील महाविद्यालय न जाने क्या क्या घोषणा कर रहे हैं। तो ये हार का डर है जो बुलवा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने इन दिनों 10 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर वो हैं। दौरे की जानकारी देते हुए संजीव झा ने बताया कि दिल्ली में लगातार आप पार्टी लोगों के हित में कार्य कर रही है और इसलिए आप पार्टी से ज्यादा लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। आगामी 18 तारीख को आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक को पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया है, जिसके लिए स्वागत यात्रा निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी स्वागत यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी। लगभग 6000 से ज्यादा लोगों को इस यात्रा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 19 तारीख को पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस 17 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले डॉक्टर संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। 17 तारीख को वो रायपुर आ रहे हैं। रायपुर में प्रेस के साथी के साथ मुखातिब होंगे। 18 तारीख को हमारा एक बिलासपुर की जनता उनकी स्वागत एक रोड शो रखना चाहिए स्वागत में, तो वो स्वागत का एक रोड शो होगा और साथ में फिर 19 तारीख को हम लोग प्रदेश के सभी जो ऑफिस बेयर हैं उनको बुला करके पूरे दिन की एक ट्रेनिंग सेशन है। वो ट्रेनिंग सेशन के बाद छत्तीसगढ़ की मिशन जो 2023 का है उसके तरफ हमारे कार्यकर्ता मुखातिब होंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को नोटिस जारी कर 6 दिन में जवाब मांगा है। डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप है कि 2003, 7 और 13 के विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने दिया है वो उससे ज्यादा है। जस्टिस सामंत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस पूरे मामले में सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू को भी 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के रूप में दोहरी पहचान रखते हैं। इस पहचान के जरिए उन्होंने 3 कंपनियां बनाई हैं। इन कंपनियों में से हर एक की गतिविधियां बेहद संदिग्ध है और संबंधित अधिकारियों द्वारा जाँच की जरूरत है। श्री विनोद तिवारी जी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री
के विरुद्ध क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर यह बात भी संज्ञान में लाई गई थी कि मामले के लंबित रहते हुए उनके द्वारा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रायपुर के समक्ष धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को 6 हफ्ते का समय दिया है और सभी पक्षों को एफिडेविट पर अपना विस्तृत जवाब दायर करने के लिए आदेशित किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद की होगी। आईपीएल सटोरियों के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। डीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल फोन में आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए आरोपी नवीन बागड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सीजन में एसीसी-यू की टीम के द्वारा क्रिकेट मैच के दौरान आईपीएल सट्टा संचालित करने वालों और इस कारोबार में शामिल लोगों की पतासाजी कर कार्रवाई करने के साथ क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश से दिए गए। डीडी नगर थाने के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और 16,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। रायपुर पुलिस द्वारा अब तक आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा संचालित करते हुए 13 प्रकरणों में कुल 29 व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हाँ, थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत नवीन बागड़ी नामक व्यक्ति को साइबर की टीम द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से मोबाइल फोन और 16,430 रुपये जब्त किए गए और अपराध पंजीबद्ध कर बेचना लिया गया। राजधानी में एक ही दिन में आमानाका इलाके में 2 चाकूबाजी की वारदात हुई। पहला मामला टाटीबंद स्थित मरीना बार के सामने का है, जहां बार से निकल रहे एक युवक से 4 लोग टकरा गए। इस बात को लेकर उन्होंने एक युवक रोबिन डीसा को चाकू मार दिया। तो वहीं दूसरा मामला भी मामूली विवाद का है, जहां रिंग रोड में रामनवमी में धुमाल बजा रहे घर जा रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर एक तरफ अड्डेबाजों, हथियार लेकर घूमने वालों और बदमाशों पर कार्रवाई करने के दावे करती है, वहीं शहर में अपना नाम बताने और खुद को इलाके का बॉस कहकर गुंडागर्दी और चाकूबाजी जैसी घटनाएं आम हो गई है। आमानाका में कल 2 जगह चाकूबाजी हुई है, एक मरीना बार के सामने और एक रिंग रोड पे। मरीना बार के सामने प्रार्थी बार से जस्ट बाहर निकल रहे थे और 3 लोग सामने से उससे टकरा गए। इस बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद आगे बढ़ने पे उन दोनों के बीच में चाकूबाजी हुई। इसमें आरोपी गिरफ्तार है। और दूसरे केस में रिंग रोड में प्रार्थी लोग अपना काम करके वापस जा रहे थे, बाजा बजा के वगैरह वापस जा रहे थे। उसमें भी आमने सामने विवाद हुआ लोगों से बीच में, उसमें चाकूबाजी हुई है। एक इंसान ने चाकू मारा है, बाकी 2 लोगों ने हाथ मुक्के से मारपीट करी है। इसमें भी आरोपी गिरफ्तार है, आगे विवेचना करी जाएगी। रायगढ़ शिक्षा विभाग के संरक्षण में निजी स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने तीखे तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर लगाम नहीं लगाएगी तो एनएसयूआई कार्यकर्ता शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर वहां के विद्युत सप्लाई को बंद कर देंगे और जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी विभागीय कर्मचारियों को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। तपती गर्मी की वजह से स्कूलों को सुबह 11 बजे तक लगाने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद निजी स्कूल दोपहर 1 बजे तक क्यों लगाए जा रहे हैं? रायगढ़ जिले में शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था कि स्कूलों का संचालन 11 बजे तक किया जाएगा, सुबह 7:30 से 11 बजे तक, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी सब अपनी मनमानी की सीमा को पार कर रहे हैं और मनमानी क्लास लगा रहे हैं। कोई स्कूल 1:30 बजे लग रहा है, कोई स्कूल 12 बजे तक लग रहा है। तो और इसी मनमानी की जानकारी हमारे द्वारा शिक्षा अधिकारी को दी गई है, जो कि पूरी तरह से शिक्षा अधिकारी हमेशा जब भी आओ चैम्बर में नहीं रहते हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, स्टूडेंट से जुड़े जो भी मामले किसी में सक्रिय नहीं रहते हैं। बहुत ही ख़राब व्यवहार रहता है इनका। जो भी किसी भी नहीं पता क्यों हमेशा प्राइवेट स्कूलों के पर मेहरबान रहते हैं। एनएसयूआई वाले आए थे, उनका ये कहना था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने स्कूल मॉर्निंग में कोई 12 बजे तक लगा रहा है, कोई 1 बजे तक लगा रहा है और गर्मी बढ़ गई है, बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए वो टाइमिंग के संबंध में आए थे। टाइमिंग को लेकर कोई निर्देश आया कि मैम? देखिए, टाइमिंग को लेकर ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ 16 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं, उनका एग्ज़ामिनेशन है पूरे क्लास 1 to 8, उनका टाइमिंग 7:30 से 10:30 ऑलरेडी चल रहा है और तो वो मॉर्निंग ही है वो टाइम, और बाकी प्राइवेट स्कूल्स भी मॉर्निंग में ही लगा रहे हैं।
रायगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य के माध्यम से कुलपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें एबीवीपी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों की मार्कशीट अब तक जारी नहीं किए जाने का विरोध करते हुए शीघ्र मार्कशीट प्रदान करने की मांग की है। बता दें, कोविड महामारी के दौरान सत्र 2020 और 21 में यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करवाई गई थी। ऑनलाइन एग्जाम के बाद छात्रों को मार्कशीट अभी तक नहीं दी गई है, जिसकी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायगढ़ द्वारा सत्र 2020-21 में जो मई जून के माह में ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी, उस सत्र के विद्यार्थियों की रिजल्ट अभी तक के जारी नहीं की गई है, जिससे कि छात्र आगे की पढ़ाई हेतु दूसरे महाविद्यालय में एडमिशन लेने जाता है तो उनको सबसे पहले जो है रिजल्ट मांगा जाता है। लेकिन अभी तो CSBTU द्वारा हमें पिछले सत्र का रिजल्ट दिया ही नहीं गया है, तो हम आगे की पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं। इस प्रकार की समस्या को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे यहाँ विद्यार्थियों के कुछ जो अभी एग्ज़ाम हुए थे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके मार्कशीट यूनिवर्सिटी से अभी तक भेजे नहीं गए हैं। इसके संबंध में विद्यार्थी प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा कि वो शीघ्र बच्चों को उनके मार्कशीट उपलब्ध कराएं। राजधानी रायपुर में सबसे पुराने इलाके में हर साल रमजान के दिनों में दुकानें सजी हुई नजर आती हैं। करीब 2 साल से कोरोना की वजह से यहां रौनक देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एक बार फिर से रमजान में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर देखिए हमारे संवाददाता गौरव सिंह की रिपोर्ट। रमजान का पावन महीना अब शुरुआत हो चुकी है। हम रायपुर के बैजनाथ पारा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कैसे दुकानें लग चुकी हैं, सेवइयाँ बिक रही हैं। रमज़ान में सेवइयाँ बहुत ही खास मानी जाती है। इसे घरों घर जाके दिया जाता है, मीठे सेवइयों को। ऐसे देख सकते हैं आप मार्केट में किस तरह से भीड़ है। 2 साल बाद, कोरोना के 2 साल बाद मार्केट खुला हुआ है। देखते हैं, हम बात करेंगे दुकान वालों से भी और आसपास के लोगों से भी बात करके जानेंगे कि माहौल इस बार किस तरह से है। देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस बार 2 साल तो बहुत ख़राब गया, इस बार इंशाल्लाह ठीक होगा। खुल के लोग आ रहे हैं, अभी डर उड़ नहीं है, आ रहे हैं लोग। इस तरह से आपने देखा आदमी लोग आ रहे हैं, मार्केट में माहौल बना हुआ है। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट बिल्कुल स्लो है, ठंडा है, बहुत महंगाई के कारण पूरे ग्राहकी खाली है। ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान का महीना आज 1 हफ्ता हो गया, 8-9 दिन हो रहा है। बाज़ार सुपड़ा साफ है, हर चीज़ महंगी है, कोई ख़रीदार नहीं दिख रहा है। हाँ, 2 साल महंगाई में समझ में नहीं आया, बंद था, लेकिन अब खुलने के बाद भी वही हाल है। 4 आना पड़ रहा है धंधा, 1 रुपये का 4 आना धंधा हो गया। इतनी महंगाई के से पूरा त्रस्त है लोग। सब जिम्मेदार क्या है, माहौल ही ख़राब है। क्या जिम्मेदार माने, कोई महंगाई तो बोल नहीं सकते, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो उसके कारण है। पेट्रोल डीजल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको गिन नहीं सकते। स्कूल खुल गई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा, नए कपड़े आएंगे ईद के, उसके पैसे, तो आदमी कैसे मैनेजमेंट करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत खुशी हो रही है। 2 साल से सब अपने घरों पे थे, त्यौहार जैसा नहीं लग रहा था। आज मार्केट खुले से कल रात में अभी बहुत अच्छे से मनी। जैसे रमज़ान मतलब सबका त्यौहार अच्छे से मन रहा है। अब लग रहा है कि मतलब त्यौहार है। बस अब इबादत करना है, देश में सुकून और चैन अमन के लिए दुआ मांगना है, नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ईद मनानी है। ये साल के 12 महीने में सबसे इम्पोर्टेंट और अहम महीना है कि इसमें दिन भर आदमी रोज़ा रखता है, रात भर खुदा की इबादत करता है। सारी मस्जिदें भर जाती हैं। रोज़े का मतलब ये होता है कि सुबह 4:30 बजे से पहले उसको जो खाना पीना, उसके बाद से कुछ खा नहीं सकता। और रात में शाम में 6:30 बजे तक। ये मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इदारा है। यहाँ से पूरे इलाके में हाफिज़ आलिम कारी भेजे जाते हैं। तो उस वक्त इफ्तारी टाइम यहाँ पर गोला छुड़वाया जाता है, जो इस बात की निशानी होती है, इसका इंडिकेटर होता है, अलार्म होता है कि रोज़े का टाइम हो गया है। लिहाजा दिन भर आदमी ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, और रात भर उसको इबादत करनी पड़ती है। मस्जिद में विशेष नमाज होती है जो हर रोज़ होती है 5 वक्त की। उसके अलावा एक नमाज होती है जिसको तरावी कहा जाता है, जिसमें पूरा कुरान सुनाया जाता है। 30 दिन तक लोग कुरान सुनते हैं। इसलिए इसकी अहमियत है कि इस पर आदमी परहेजगार बन जाता है, नेक बन जाता है, अच्छा बन जाता है, गाली नहीं बक सकता, झूठ नहीं बोल सकता, उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता। ये रोज़े की सबसे बड़ी अहमियत है।
आपने देखा आज हमने रमज़ान के पावन अवसर पर आपको मार्केट का जायज़ा लेकर दिखाया। हमने मौलाना से भी बात की, इसकी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है महंगाई काफ़ी बढ़ी है, मार्केट में महंगाई काफ़ी बढ़ी है। फिर भी मौलाना का कहना है कि 2 साल बाद खुला हुआ है तो सभी अच्छे से दिल से मना रहे हैं। इसे मैं गौरव सिंह, कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ, रायपुर। धमतरी के मगरलोड में प्रभावित मुआवजे के लिए 1 साल से किसान भटक रहे हैं। अगर 2 सप्ताह के अंदर मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पूरा मामला ग्राम पंचायत परसा बूढ़ा का है। दर्जन भर से अधिक प्रभावित किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। बता दें, एडीबी मगरलोड से पांडुका सड़क निर्माण हो रहा है। इसके अंतर्गत 15 किसानों की जमीन प्रभावित हुई है। राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, एडीबी के अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में जमीन का सीमांकन किया गया, जिनमें 15 किसानों की 0.217 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। ये किसान पिछले 1 सालों से जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। एडीबी के द्वारा इस किसानों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है और प्रभावित किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 2 सप्ताह के भीतर मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। रोड जो चौड़ीकरण होता है पांडुका से मगरलोड पर मुआवजा राशि के लिए आ रही में लगभग 15 किसान है ना, वो टोटल 15 काठा जमीन जा रहे सब किसान के। पूर्व में पहले मिल गया मुआवजा, उस समय हम लोगों की मुआवजा नहीं बन रही। इससे कलेक्टर है तभी तक कुछ आश्वासन नहीं दे। 4 बार हो गए कलेक्टर के हाथ। अपन जो ज़मीन है ना वहाँ रोड में निकला थे मगरलोड से पांडुका के बीच में परसा बूढ़ा गांव में ज़मीन के मुआवजा हमारा नहीं मिला थे। हमारे ज़मीन ला 4 बार नाप डाली शासन है और हमारे ज़मीन में निकला थे, लेकिन अभी तक और 4 बार यहाँ कलेक्टर में अपन जन दर्शन में दे डाले, लेकिन अभी तक कुछ हमारा आश्वासन नहीं दे है। बेमेतरा जिले के ग्राम सुरहोली में पीने के पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। यहाँ के ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता। नल जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत टंकी बनाई गई है, लेकिन एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण सभी। वहीं सड़क निर्माण में ठेकेदार टंकी से पानी ले जाकर सड़क पर फेंक रहे हैं। कई बार शिकायत करने पर भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण महिलाओं की माने तो पीने के पानी लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उनको बूंद भर पानी मिल पाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा देना। मूलभूत सुविधा में अहम सुविधा होती है पानी की। जी हम बता दें, पीने के पानी के लिए तरस रही है ग्राम सुरहोली के ग्रामीण। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये जो बोर है, बोर के सामने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया गया जिसमें महिलाओं को पानी लाने के लिए काफ़ी समस्या होती है। कई महिलाएं हैं जो पानी को लेकर के गिर जाती हैं, उनको चोटिल भी हो जाती है। हमारे सामने सुरहोली गांव की जो महिलाएं हैं वो आई हुई हैं। किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने एक बार फिर आवाज़ उठाया अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। आइए हम उस महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं पानी को लेकर के क्या समस्या हो रही है। हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे पूछते हैं। जी, आप पानी भरने आती हैं यहाँ पर, क्या समस्या थी पानी को लेकर के? यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर गड्ढा, कमर अपना गड्ढा से पानी ऊपर लाने के लिए जाना पड़ता है और 2-3 आदमी साथ में रहता है, तब फिर वहाँ से हम पीने के लिए पानी ले जाते हैं। पानी के लिए काफ़ी समस्या हो रही है आप और लोगों को? पानी के लिए बहुत समस्या हो रहा है। जब से मतलब यहाँ पर पाइप नल कनेक्शन दिया है ना, तब से ज़्यादा परेशानी हो रहा है। घर घर नल दिया लेकिन घर में पानी नहीं जाता है और यहाँ पर ना पूरा सड़क के लिए पूरा टंकर भर जो ठेकेदार है यहाँ पर पानी ले जा करके सड़कों पे बहा रहे हैं। आप लोगों को पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। आपने शिकायत करने की कोशिश की? अभी शिकायत कर रहे हैं लेकिन बाहर हम लोग नहीं किए हैं। आपने शिकायत की लेकिन आपका कोई सुनने वाला नहीं। आइए हम किसी और महिला से पूछते हैं। जी, पानी को लेकर के क्या समस्या हो रही है? पानी के लेकर गड्ढा में बूढ़ा तो वो 1.5 देते तो 1.5 झोंका और का समस्या दादा आए पानी में गड्ढा में बूढ़े परे रही थन उखले अभी से उफाल गए हैं और वो मन लगा पानी मिला, पानी है, कूलर है, हवा में सूता था, वहाँ मन लगा पानी नहीं मिला तो दम में पड़े तो इसे काफी समस्या हो रही पानी को लेकर। बहुत समस्या। आप लोग जो पानी भरने आती तो क्या समस्या हो रहा है आप लोगों को? वो देख सकते हैं सर, वो गड्ढा है और जो ठेकेदार हैं वो पूरा टैंकर पानी ले जा रहे हैं। सड़क के लिए पानी है, यहाँ आम जनता के लिए पानी नहीं है। और सुरहोली गांव में किससे बताएंगे? जिसको बोलेंगे वो बोलता है आपकी समस्या है घर की।
शुरू से ही जन मुद्दों को लेकर के और ग्रामीणों की जो समस्या रहती है उनको लेकर के शुरू से ही योगेश तिवारी जो किसान नेता हैं वो सामने आए हैं और समस्याओं का समाधान करने की पूरी प्रयास करते हैं। आज वो ग्राम सिरोली में आए हैं और ग्रामीणों से बात की और पानी की जो समस्या हो रही है उसको समाधान करने की इनको आश्वासन भी दिया। आइए हम उनसे पूछते हैं पानी को लेकर के यहाँ पर सर परेशानी हो रही है, कई जो ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर अगर देखें तो जो सड़कों पर ठेकेदार है जो पानी को बहा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है नल जल मिशन योजना, जिसमें नल के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने के लिए बेमेतरा जिला में 450-5 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन आप हाल देख सकते हैं, एक सुरौली नहीं, हर गांव में यही बस से बदतर स्थिति है। नल का कनेक्शन दे दिया गया है, जो पाइपलाइन लगाया है बहुत थर्ड क्लास है, कहीं भी पाइपलाइन फट जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे रहा है, नहीं तो हम लोग कलेक्टर से शिकायत करेंगे। पूरी बहनों को मैं लेके जाऊंगा और 1 हफ्ते बाद नहीं कलेक्टर से शिकायत करके ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूंगा। जिला मुख्यालय के जो बेरला ब्लॉक है वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर ये ग्राम है और ये ग्राम जो है आपको सीधी अबूझमाड़, बस्तर के जो अबूझमाड़ है उस गांव का याद दिलाएगा। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं पानी के लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ता होगा। ये जो सामने जो नाला देख रहे हैं, जो पानी भरी हुई है, उसको पार करके महिलाएं हैं जो पानी लेने के लिए जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं गिर जाती हैं, उससे काफ़ी उनको चोट भी आता है। लेकिन आज तक इनकी जनप्रतिनिधि ने सुनवाई करने नहीं आया। देखना यह होगा इनकी समस्या का समाधान हो पाता है या महिलाएं पानी को लेकर के ऐसी समस्याओं से जूझती रहेंगी। वीआईपी न्यूज़ से योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापम और लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों से परीक्षा शुल्क नहीं ले जाने की घोषणा की। उनके इस घोषणा के बाद इस पर अमल भी शुरू हो गया है। व्यापम द्वारा ली जाने वाली तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए बीते दिनों संभावित तिथियों की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।